जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने रागा पाठ के 39 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे हमारा 40वां प्रैक्टिस सेट और इस 40वें प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो पासे को एक साथ लुढ़काने पर 3 या 5 के बराबर योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि दोस्तों हम दो पासों को उछाल रहे हैं, उस पर जो नंबर आएगी वो नंबर का योग या तो 3 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ऐसे कितने संभव है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं योग हम 3 किस प्रकार ला सकते हैं। 3 योग लाने के लिए हमारे पास कंडीशन हो सकती है दोस्तों, एक पास पर एक आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर दोस्तों पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए। यानी कि 3 योग लाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। अब योग 5 लाने के लिए हमारे पास तरीके होंगे। पहला होगा दोस्तों 1 4 4 1। दूसरा तरीका होगा दोस्तों हमारे पास 2 3 और 3 2। इसके अलावा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होगा। अब प्यार दोस्तों, आप दो पासे को उछाल रहे हो तो कुल 36 कंडीशन बनती है। यानी कि अंकों को योग मिलाने पर कुल 36 संख्या हमारे पास आ जाती है। हमें पूछा दोस्तों 3 या 5 योग आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36 इक्वल टू 1/6। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों ए और बी से क्रमशः बी और ए की ओर चलती हैं। ए और बी के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। उनकी गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि वे अपनी यात्रा पूर्वाह्न 10 बजे शुरू करते हैं तो यात्रा के दौरान वो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। यानी कि दोस्तों दो ट्रेनें आमने सामने आ रही है, हमें वो टाइम ज्ञात करना है जब दोनों ट्रेनें आमने सामने होंगी। अब दोस्तों ऐसी जब भी कंडीशन है कि आमने सामने ट्रेन आ रही है तो हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करनी है। सापेक्ष चाल दोस्तों होगी, अगर आमने सामने आ रही है तो इनका योग होगा तो 40 + 60, यानी कि सापेक्ष चाल आगे दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें टाइम ज्ञात करना दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास दोस्तों देखिए डिस्टेंस होगी 250 किलोमीटर और स्पीड होगी हमारे पास दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, 250/100। तो हमारे पास जाएगा दोस्तों 2.5। यानी कि दोस्तों शुरू होने के 2.5 घंटे बाद ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। अब दोस्तों ट्रेन 10 बजे स्टार्ट हुई और 2.5 घंटे बाद मिल रही है, यानी कि 12:30 बजे आपस में ट्रेनें मिलेगी। बढ़ते दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है 12 अवलोकनों का औसत 15 है। यदि 2 अवलोकनों को मिटाया जाता है तो शेष का औसत 12 हो जाता है। तो मिटाए गए अवलोकनों का औसत क्या। यानी कि दोस्तों जो निकाल दिया उनका औसत हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों हम इसको आसान तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो प्यार दोस्त देखिए 2 का औसत हमारे पास 15 था, बच्चे हमारे पास 10, 10 का औसत हमारे पास हो गया दोस्तों 12 हो गया। यानी कि हमारे पास पहले से 3 औसत कम हो गया। 3 औसत कितने जनों का कम हुआ दोस्तों, 10 जनों का कम हुआ। यानी कि 10 जनों का कुल मिलाकर 30 कम हो गया। और प्यार दोस्तों जो 2 छोड़कर गए उनका औसत कितना था, 15 और 15। तो यानी कि 15 + 15 कुल मिला के दोनों का योग था दोस्तों 30। इसका मतलब हो गया दोस्तों जो दोनों गए उनका टोटल योग था हमारे पास 0 6 60 था। अब 2 का योग 60 है तो इसका औसत ज्ञात करेंगे 60/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। अब प्यार दोस्त आप ऐसा नहीं करनी चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा प्रश्न आसान हो जाएगा। वो तरीका होगा दोस्तों हम पहले 12 का योग ज्ञात कर ले, फिर हम 10 का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 का योग आएगा दोस्तों 12 × 15, 12 × 15 यानी कि दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 180। और दोस्तों हम करेंगे 10 × 12, 10 × 12 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 120। तो प्यार दोस्तों पहले योग 180 था, अब योग हमारे पास बच गया 120। तो दोस्तों कितना कम हुआ, 60 कम हुआ। 60 कम इसलिए हुआ क्योंकि जो दोनों गए उनका योग 60 था। अब 60 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा सेक 37 का मान ज्ञात कीजिए यदि tan स्क्वायर 37 डिग्री बराबर 26 हो। तो प्यार दोस्तों
आपको त्रिकोणमिति के आसान वाले फॉर्मूला आने चाहिए। क्यों त्रिकोणमिति के आसान फॉर्मूले जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, इनको सर्वसमीका बोलते हैं। वो तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो हमारे पास एक सर्वसमीका होती है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास होता दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों थीटा की जगह यहाँ पर दोनों जगह 37 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 26। 1 प्लस 26 हमारे पास हो गया दोस्तों 27। ये किसके बराबर दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा के। हमें मान ज्ञात करना दोस्तों सेक थीटा, यानी कि 37 डिग्री देर का थीटा का मान, सेक थीटा का मान हो जाएगा दोस्तों √27। √27 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 9 इंटू 3, 9 बार आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, बचेगा अंडर। तो इस पर्सन का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते दोस्तों हमारे 5वें पर्सन की ओर। लिखा है 6 अंकों की वह अंतिम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 16, 20 के लसागु से भाग देने पर शेष पर 2 प्राप्त होता है। तो यार दोस्तों इसमें सीधा लिखा है 15, 10, 16, 20 का लसागु ज्ञात करना, लेकिन हम दोस्तों लसागु ज्ञात नहीं करके इसको विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों विकल्पों की सहायता से हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 से विभाजित करें, 16 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 8 इंटू 2। अब दोस्तों यहाँ पर सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही, तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम 8 को लेंगे, यानी कि हमारे पास वो विकल्प राइट हो जाएगा जो 8 से विभाजित होता हो। और 8 की विभाज्यता का नियम है दोस्तों, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाए तो वो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। दूसरा हम चेक करेंगे दोस्तों, जैसे 15 लिखा है, 20 लिखा है या फिर 10 लिखा है, इन सब में क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। तो वही संख्या लेंगे जिसमें दोस्तों वो संख्या 8 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो। और दोस्तों ज्यादा चेक करना तो 15 में हम लिख सकते दोस्तों 5 इंटू 3, यानी कि वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो इनसे दोस्तों हम आसानी से विकल्पों की सहायता से ये प्रश्न कर पाएंगे। दोस्तों हमारे पास पहला विकल्प में लिखा है 082, हम इसमें से 2 घटाते हैं तो हमारे पास दोस्तों अंतिम अंक बचेंगे, अंतिम 3 अंक 080। दूसरा विकल्प लिखा दोस्तों 132, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास अंतिम 3 अंक बचेंगे दोस्तों 130। तीसरे विकल्प में से हम घटा रहे दोस्तों 2 घटा रहे तो हमारे पास बच रहा दोस्तों 060। और चौथे विकल्प में बचेगा दोस्तों हमारे पास 098। अब यार दोस्तों हम जानते हैं कि जिस संख्या के एक अंक 0 और 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हमारे यहाँ पर चौथे विकल्प में 8 आ गया, तो यह तो हमारा विकल्प कट गया। अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं 8 की विभाज्यता का नियम कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दोस्तों 80 में दे रहे, 80 में 8 का भाग जा रहा तो ये ऑप्शन हो सकता है। 130 में 8 का भाग, देखिए दोस्तों हम 130 में देंगे तो पहले तो एक बार गया, फिर रिमाइंडर बचा 5 0 50, 50 में 8 का भाग नहीं जा रहा तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। 060 में देखिए दोस्तों 8 का भाग जाता है क्या, भाई 8 का पाड़े में 060 नहीं आता है, 60 नहीं आता, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। तो बच्चा विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो गया, हमें 3 की चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बढ़ते दोस्तों हमारे छठे पर्सन की ओर। छठा पर्सन लिखा यदि 40% का पी 0.2 का क्यू बराबर 1/4 का आर, तो हमें ज्ञात करना इनका अनुपात। तो दोस्तों जैसा पर्सन लिखा वैसा हम लिख लेते हैं। लिखा दोस्तों P का 40%, तो 40/100 हो गया, बराबर Q का दोस्तों लिखा है 0.02, तो हम इसको लिख दे दोस्तों 20/100। और दोस्तों लिखा है R का 1/4। इस प्रकार हमारे पास लिखा हुआ है। हम दोस्तों जो कट रहा है उनको काट लेते हैं। 20 का भाग 100 में गया दोस्तों 5 बार, यहाँ पर 0 से 0 कट गया और यहाँ पर बच गया दोस्तों हमारे पास 2/5। तो हमारे पास इस प्रकार आगे दोस्तों P इधर आगे दोस्तों 2/5 बराबर Q/5 बराबर R/4। इस प्रकार हमारे पास आगे विकल्प। अब दोस्तों हम पहले ज्ञात कर लेते PQR का अनुपात। PQR का अनुपात हमारे पास किस प्रकार आएगा वो देखिए दोस्तों एक बार। P अनुपात Q अनुपात R हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, इन सभी भिन्नों को उल्टा लिख दीजिए, 5/2 अनुपात 5/4। ये हमारे पास दोस्तों आगे P अनुपात Q अनुपात R।
अब इसकी सहायता से हम 1/p, 1/q और 1/r भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसको सिंपल कर लेते दोस्तों। 2 से सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास बच गई 5, दूसरी हमारे पास आ गई दोस्तों 10 और तीसरी हमारे पास आ गई दोस्तों 8 आ गई। ये हमारे पास p अनुपात q अनुपात r आ गया। लेकिन हमें ज्ञात करना दोस्तों 1/p, 1/q और 1/r। यह हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/8। अब दोस्तों इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 5, 10 और 8 का 40 आता है। यानी कि ऊपर हम 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास p 1/p, 1/q और 1/r का अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों 40/5 हमारे पास बच गया 8, 40/10 हमारे पास बच गया 4 और दोस्तों 40/8 हमारे पास बच गया 5। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 8:4:5 विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों हम 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न लिखा, एक सोसाइटी में व्यक्तियों की विशिष्ट संख्या है। इसमें से 65% व्यक्ति TOI पढ़ते हैं, 60% HT पढ़ते हैं और 40% इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं। 90 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते। तो सोसाइटी में कुल कितने व्यक्ति हैं वो हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम वेन डायग्राम की सहायता से करने का प्रयास करें। वेन डायग्राम की सहायता से हम इजी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए 2 सर्किल बना लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 सर्किल आ जाएंगे। ये दोस्तों हमारे पास एक सर्किल हो गया और हम एक दूसरा सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गए 2 सर्किल। अब दोस्तों इनमें क्या होगा, दोस्तों मान लेते हैं कि पहला हमारा हो गया दोस्तों TOI और दूसरा हमारा हो गया दोस्तों HT हो गया। यार दोस्तों प्रश्न में देखिए 65% व्यक्ति TOI पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास हो गए 65। 60% व्यक्ति HT पढ़ते हैं और 40% दोनों पढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कि 100 आदमी थे, 100 में से इतने इतने पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना भी कि कितने व्यक्ति कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। अब प्यार दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला सर्किल ये TOI का है और परसेंट में दे रखा है TOI पढ़ने वाले 65% है। लेकिन दोस्तों 65 में से 40 व्यक्ति वो भी है जो HT भी पढ़ते। तो हम ज्ञात करते केवल TOI पढ़ने वाले कितने हैं। तो 65 - 40 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें ज्ञात करना होगा केवल HT वाले। तो केवल HT वाले हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास 60 - 40 यानी कि 20 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास ये सब आ गए। अब दोस्तों क्या होगा ध्यान से देखना, जो हमारे पास ये तीनों वैल्यू है, ये तीनों है ना कम से कम अखबार पढ़ने वाले और इसके अलावा जो भी होंगे वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। तो 40 + 20 हमारे पास हो गए 60, 60 + 20 हमारे पास हो गए दोस्तों 85। इसका मतलब हो गया दोस्तों 100 में से 85 व्यक्ति कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। शेष बच्चे 15%, 15% कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। हमें ज्ञात करना कुल कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना है। तो प्यार दोस्तों परसेंट में देकर 90 व्यक्ति कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। 90 व्यक्तियों का प्रतिशत में मान दोस्तों 15 है। हमें ज्ञात करना कुल व्यक्ति हमने 100 माना था, हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो 15 का भाग 90 में गया दोस्तों 6 बार। तो इस परसेंट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न लिखा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष की तुलना में 144 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान प्रश्न है। अब दोस्तों हमारे पास जब भी ऐसा प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है जो भी दर दे रखी होती है उसको भिन्न में बदल दीजिए। तो 12% का भिन्न रूप हो जाएगा दोस्तों 12/100। इसको हम सिंपल कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 3/25, 4 की टेबल से काट लिया। हमें दोस्तों प्रिंसिपल मानना है। प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे दोस्तों वो ध्यान से देखना एक बार कि जो भी हर में लिखी हुई राशि हो, जैसा कि इसमें 25 लिखा है, 25 की घात हम करेंगे दोस्तों टाइम हमारे पास 2 लिखा है, 25 का स्कोर हमारे पास होता है दोस्तों 625। इस प्रकार हमें प्रिंसिपल मानना है। अब दोस्तों आगे देखिए हम समय लिख लेते हैं। ये हमारा पहला वर्ष हो गया, ये हमारा हो गया दोस्तों दूसरा वर्ष। पहला वर्ष क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल पर 12% ब्याज लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल का 3/25 ब्याज लगेगा। तो हम प्रिंसिपल का 3/25 ज्ञात करते दोस्तों, 625 इंटू 3/25, 25 का भाग 625 में जाएगा दोस्तों 25 बार, 25 इंटू 3 हमारे पास हो गए दोस्तों 75 रुपये। दूसरे साल भी कम से कम लगेंगे दोस्तों 75 रुपये लगेंगे।
क्योंकि प्रिंसिपल पर ब्याज सबसे पहले तो सेम लगता है। अब दोस्तों दूसरे साल ये होगा कि पहले साल जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, यानी कि 75 का 3/25। तो 75 का 3/25 हमें ज्ञात करना दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे, 75 इंटू 3/25। 25 का भाग 75 में दोस्तों गया 3 बार। इस प्रकार हमारे पास आ गया दोस्तों 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ गया। ये हमारे पास आ गया दोस्तों दूसरे साल का ब्याज। अब प्यार दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि देर का भी दूसरे साल का ब्याज पहले वर्ष की तुलना में 144 अधिक है। और हमारे पास दोस्तों दूसरे साल का ब्याज क्या आया वो आप ध्यान से देखिए। ये आ गया हमारे पास दूसरे साल का ब्याज, ये हमारे पास आ गया दोस्तों पहले साल का ब्याज। हमें बताना दोस्तों कि दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 75 प्लस 9 84 हो रहा है और पहला साल का ब्याज 75 रुपये। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास अंतर आ जाएगा 9 रुपये पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज में। तो दोस्तों फॉर्मूला वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना। तो हमारे पास दोस्तों अधिक देर के 144 अनुपात में अधिक कितना है दोस्तों, हमारे पास 9 आया। इसको हम गुणा कर लेंगे जिससे हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने कितना माना दोस्तों 625 माना। तो हम यहाँ पर 625 से गुणा कर लेते हैं। अब दोस्तों 144 में 9 का भाग दीजिए तो ये भाग जाएगा दोस्तों 16 बार। 16 को हमें 625 से गुणा करना है। अब दोस्तों 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 80 हो गया, 8 केजी लग गया दोस्तों। 16 इंटू 2 32, 32 और 8 हमारे पास हो गए 40, 4 केजी हो गया। 16 इंटू 6 96, 96 प्लस 4 हमारे पास हो गए दोस्तों 100। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी 10,000 रुपये। बढ़ते दोस्तों 90% की ओर। 90% जीके का है। लिखा है भारत में यारलुंग तांगसपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा नाम लिखा है तो पता चल गया होगा ये नदी या तो तिब्बत से आई होगी या फिर चीन से आई होगी। चीन और तिब्बत में ही ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो चीन से आने वाली नदी हमारी कौन सी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कैलाश श्रेणी से निकलने वाली नदी है। उस नदी का नाम क्या दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है दोस्तों बर्मा का पुत्र। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रखी है। इस जानकारी को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कई परीक्षा में इनके प्रश्न पूछ जाते हैं कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका भाव क्षेत्र क्या है, इस पर नदी द्वीप कैसे है। इस पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप भी इसी नदी पर है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। अब दोस्तों प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा क्या है वो देखिए दोस्तों। वे बंदरगाह जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित और विनियमित होते हैं उन्हें प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है। ये आपको परिभाषा आनी चाहिए तभी हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह, 12 प्रमुख बंदरगाह। और वो बंदरगाह कौन कौन से उसकी लिस्ट देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मोरगुआगो, मुंबई, जवाहर नेहरू, दीनदयाल, एनोर पोर्ट। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 पोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। हमें प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा, यह नहीं पूछा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों हमारी एनी बेसेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुचेता कृपलानी के बारे में दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी के बारे में दे रखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेक्युलर फोन प्रौद्योगिकी में जीएसएम से क्या तात्पर्य है। जीएसएम दोस्तों यहाँ पर इसका तात्पर्य हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा विकल्प सी सही उत्तर है और यहाँ पर इनके बारे में जानकारी दे रखी है। बढ़ते दोस्तों हमारे 13 प्रश्न की ओर। 13 प्रश्न है अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हम जानते हैं कि दोस्तों हाल ही में किया गया, इनका नाम है मनोज सिन्हा जो गाजीपुर से पहले सांसद रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोज सिन्हा लोकसभा में 3 बार गाजीपुर से जीत चुके हैं, 3 बार सांसद रहे और इनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। किसके स्थान पर बनाया गया दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जुलाई महीने में। करंट अफेयर का प्रश्न है
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों जी आकाश। जी आकाश के बारे में दोस्तों जानकारी दे रखी है कि जी आकाश ने किससे ट्रेनिंग ली, वो सब भी दे रखा। 15% दोस्तों, जुलाई 2020 में IMD के लिए किसने मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया? यानी कि मौसम ऐप को लॉन्च करने वाला कौन सा विभाग है? IIT दिल्ली, संचार मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान और इसरो। तो प्यार दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम ऐप लॉन्च किया। और इसका कार्य क्या है आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। हमारे पास दोस्तों लिखा अन्नामुदी, डोबा बेटा, नंदा देवी, प्लानी हिल्स। अगर आपने दोस्तों जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आप देख रहे होगे ये चारों ही क्या है दोस्तों, पर्वतों की चोटियां हैं। 4 चोटियों के नाम लिखे। अब इनमें भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंदा देवी ये हमारे किसमें है? हिमालय पर्वतमाला में। बाकी तीनों है जो हिमालय का भाग नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा नंदा देवी के अतिरिक्त सभी दक्षिण भारत में मौजूद पर्वत श्रृंखला है, जबकि नंदा देवी उत्तराखंड में मौजूद भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पर दोस्तों दे रखा अन्नामुदी केरल में स्थित है, डोबा बेटा तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में और प्लानी हिल्स तमिलनाडु और केरल में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों चारों आकृतियों को ध्यान से देखिए, सब में लेटर दे रखा है। तो दोस्तों देखिए किसमें भिन्न आ रहा है। हम सबसे पहले लेटर के चेक करते हैं। सबसे पहले सी सब में दे रखा, क्या सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। आगे हम चेक करते हैं दोस्तों क्यू, क्यू पहले में, क्यू दूसरे में, क्यू हमारे तीसरे में भी है, क्यू हमारे चौथे में भी है। यू पहले में है, यू दूसरे में भी है, यू हमारे तीसरे में भी है, यू हमारे चौथे में भी है। आगे हम चेक करते हैं दोस्तों जी, जी पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में भी है। आगे हम चेक करें दोस्तों डी, डी हमारे पहले में है, दूसरे में है और दोस्तों देखिए तीसरे में डी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और चौथे में हमारा डी है। इसका मतलब हो गया दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी में डी नहीं दे रखा है, बाकी में चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 18% लिखा है BFJP क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी? तो दोस्तों हम कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करते दोस्तों बी 2 पर आ गया, एफ हमारा आता है दोस्तों 6 पर, जे हमारा 10 पर, पी हमारा 16 पर। तो हमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब दोस्तों इसमें सीरीज देके कुछ खास मिल रहा है। यहाँ पर अंतर आ रहा है दोस्तों 4 का, यहाँ पर भी अंतर आ रहा है दोस्तों 4 का, लेकिन यहाँ पर अंतर आ गया दोस्तों 6 का। अब दोस्तों इसमें कोई खास पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक सीरीज याद होगी दोस्तों जिसको हम लिखते हैं 1, 5, 9, 15 और 21। इस प्रकार हमारे पास एक सीरीज आती है दोस्तों 1, 5, 9, 15, 21। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, यहाँ पर भी एक कम, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 20। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सीरीज इसलिए लिखी कि हम जानते हैं दोस्तों ए पर आता है ए, 5 पर आता है हमारा ई, 9 पर आता है हमारा आई, 15 पर हमारा आता है दोस्तों ओ और 21 पर हमारा आता है दोस्तों यू। यानी कि हमारे पास आ रहे AEIOU। हमें इससे याद रखना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 से पहले हमारा क्या आ जाएगा 20, 20 पर आता है टी, टी हमारे किसी विकल्प ने दे रखा, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी। बढ़ते दोस्तों हमारे 1900% की ओर। 1900% है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी, यानी कि इस स्थान पर आएगी। तो प्यार दोस्तों यहाँ पर पैटर्न देखिए, सबसे पहले सीधा तीर था, उसको दोस्तों टेढ़ा कर दिया और एक नया तीर भी आ गया। फिर दोस्तों इसको डार्क कर दिया और दूसरा कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आगे दोस्तों इसी प्रकार एक नया तीर आया, तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, जैसा इसमें चेंज हुआ वैसे ही यहाँ पर चेंज होगा कि ये वाला तीर टेढ़ा हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति दे रखी है दोस्तों हमारे पास? विकल्प डी इस रूप में ही दे रखी है, लमसम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। बढ़ते दोस्तों हमारे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है अगली आकृति कौन सी होगी श्रृंखला में, हमें ज्ञात करना। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या संबंध मिल रहा है, दोनों आकृतियों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। फिर यहाँ पर दोस्तों वापस रिप्लेस किया,
लेकिन एक सर्किल ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी आकृति आएगी, इससे एक और रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि ट्रिपल सर्किल आ जाएगा और ट्रिपल ट्रायंगल आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी में ऐसा दे रखा है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते हमारे 2100% की ओर। 2100% भी वही है कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को पूरी करेगी। तो प्यार दोस्तों ध्यान से देखिए कौन सी आकृति आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं इस डॉट की बात करूं, यहाँ पर था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा, फिर आगे आ गया, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि जो भी सर्किल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर है तो अगली बार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऊपर सर्किल आ जाएगा। अब दोस्तों हम स्टार की बात करें, स्टार हमारा देखिए दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर है तो दोस्तों ऊपर स्टार आ जाएगा इस प्रकार। अब दोस्तों ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल हमारा दोस्तों क्लॉकवाइज ही घूम रहा है सर्किल के पीछे पीछे। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आ जाएगा नीचे, इस प्रकार आ जाएगा। और दोस्तों चौथी आकृति में उसका रूप चेंज हो रहा है, लेकिन वो भी क्या होगी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पर देर के दोस्तों वो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर कोई चौथी आकृति आएगी। तो ऐसा किस विकल्प में लिखा दोस्तों, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। सर्किल भी मिल रहा है, स्टार भी मिल रहा है और ट्रायंगल भी मिल रहा है। बढ़ते दोस्तों हमारे 22% की ओर। 22% है, अगली आकृति क्या होगी। इसमें दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दे रखा है। अगर दर्पण प्रतिबिंब को प्रश्न है तो भी हमें ऐसा ही करना। यहाँ पर दोस्तों देखिए सी और पी का दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। एम आगे आ रखा है तो एम वापस आगे आएगा, और एम हमारा सीधा है तो सीधा ही आएगा। एम यहाँ पर पीछे है, एम आगे लेकिन उल्टा है, एम आगे लेकिन उल्टा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों हमारे 2300% की ओर। 2300% लिखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में 918 को सेट फॉर जेट लिखा जाता है, 954 को जेट ऑन स्काई लिखा जाता है, 382 को ब्लू सेट पिट लिखा जाता है और 374 को स्काई इज ब्लू लिखा जाता है। तो इज के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इज का लिखा स्काई इज ब्लू, स्काई इज BLU। इसका कोड क्या लिखा दोस्तों, हमारे पास 374 लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका ही और कहाँ आ रहा है, इसका ही हमारे यहाँ पर आ रहा है, इसका ही हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 954 लिखा है और दोस्तों लिखा हमारा 374। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 4 कॉमन मिल रहा है। तो इसका ही का कोड तो हमारे पास हो गया 4। इज तो दोस्तों पहले लिखा है तो हम इज को हम चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक कर दोस्तों ब्लू। ब्लू दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी ब्लू दे रखा है। इसका कोड 382 है, इसका कोड 374। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 मिल रहा है। तो ब्लू का कोड हो गया 3 और बच्चा का कोड यानी इज का कोड हो गया 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते दोस्तों 24% की ओर। 24% है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए बी का अर्थ ए बी का पिता है। यहाँ पर दोस्तों सारे चिन्हों के बारे में दे रखा है कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। हमें दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि यू एच से किस प्रकार संबंधित है, वो हमें ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए दोस्तों लिखा है यू प्लस पी। यू प्लस पी तो हमारे पास इसका मतलब हो गया दोस्तों ए बी की पत्नी है, यानी यू पी की पत्नी है। यू पत्नी होगी दोस्तों किसकी, पी की पत्नी होगी। अगली बार दोस्तों हमारे पास इस प्रकार चिन्ह देर का पावर के जैसा, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए बी का पिता है तो पी टी का पिता है। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों पी टी का पिता हो गया। अगली बार दोस्तों यहाँ पर एंड का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास ए बी का पति है, यानी कि टी एच का पति है। टी पति हो गया दोस्तों किसका, एच का पति हो गया। हमें पूछा यू एच से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पति पति की माँ क्या होती है दोस्तों, सास होती है। तो इस पर्सन का राइट आंसर हो गया दोस्तों मदर इन लॉ, विकल्प ए इस पर्सन का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन है गूगल, येंडेक्स और सर्च इंजन को दर्शाने वाला सही विकल्प कौन सा है। प्यार दोस्तों हम जानते हैं कि गूगल हमारा सर्च इंजन है, येंडेक्स भी एक क्या सर्च इंजन है। तो ऐसी आकृति जो सर्च इंजन के अंदर आएगी, ये हमारा गूगल हो गया, ये हमारा येंडेक्स हो गया। तो ऐसा विकल्प हमारा डी में दे रखा है। तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन है कि सभी मग कप है,
कुछ कप कटोरे, ये हमारे पास निष्कर्ष दे रखे, ये हमारे पास विकल्प दे रखे। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो लिखा है सभी मग कप, ये हमारे पास हो गए दोस्तों मग। क्या डाल देते दोस्तों? कप डाल देते। तो सभी मग हमारे पास हो गए दोस्तों कप, ये हो गया। तो इसमें आगे दोस्तों सभी मग कप आ गए। और दोस्तों लिखा हुआ है कि कुछ कप कटोरे, तो हम इसको इस प्रकार बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास ये आ गए दोस्तों कटोरे, कुछ कटोरे यहाँ पर कप आ गए और सभी मग यहाँ पर दोस्तों कप आ गए। अब दोस्तों देखिए, हमें पूछा है कुछ कटोरे कप है, ये हमारे पास कटोरे हो गए दोस्तों, ये हमारे पास कप हो गए। तो पहला तो सही है दोस्तों, कुछ कटोरे हमारे क्या दोस्तों कप है, पहला कथन फॉलो करता है। अब दोस्तों देखिए सेकंड निष्कर्ष लिखा है कुछ कटोरे मग है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हमारे पास हो गए कटोरे और ये हमारे पास हो गए दोस्तों मग हो गए। अब इनमें कोई संबंध नहीं आ रहा है तो दूसरा कथन फॉलो नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। बढ़ते दोस्तों हमारे 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न लिखा, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रख के प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए इन सभी के अंकों का योग कितना आ रहा, इन सभी का योग आएगा दोस्तों 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 और 3 हमारे पास आगे दोस्तों 33 आ गया। इनके भी अंकों का योग कीजिए दोस्तों, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 20, ये भी हमारे पास हो गए दोस्तों 33, यानी कि अंकों का योग 33 हो रहा। तो यहाँ पर योग कीजिए दोस्तों, 9 और 2 हमारे पास हो गए 21 और 21 और 9 हमारे पास हो गए दोस्तों 30 हो गए। हमें 33 योग लाना था, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है और आवर्तन की अनुमति नहीं होगी, यानी कि जैसा दे रखा है वैसी ही आकृति किस विकल्प में। तो दोस्तों हम चेक करते हैं, विकल्प डी में है नहीं, विकल्प सी में है नहीं, विकल्प बी में दोस्तों होगी लेकिन उसमें आवर्तन की अनुमति नहीं है, तो विकल्प बी भी है नहीं। और विकल्प डी में देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसी आकृति दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते दोस्तों हमारे 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न हमारा दोस्तों उस आरेख की पहचान कीजिए जो निम्न आरेख स्वरूप को पूरा करता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें दोस्तों उस आकृति को ज्ञात करना है जो यहाँ पर चौथे स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इन दोनों ऊपर आकृतियों में हमें क्या संबंध मिल रहा है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्त देखिए इनके स्थान को रिप्लेस कर दिया गया और डार्क भी चेंज हो गए। यहाँ पर भी दोस्तों ये इस स्थान पर आ जाएगा और ये इस स्थान पर आ जाएगा, और जो डार्क कौन सा आ जाएगा? डार्क पीछे वाला आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्यार दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने आयत हैं? दोस्तों हम इसमें काउंट करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए अगर ये वाली आकृति आ जाए, इस प्रकार की आकृति में कितने आयत है? ये वाली आकृति यानी कि दोस्तों हम इसकी बात करें जो सबसे बीच में दे रखी है, इसमें दोस्तों आयत कितने होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद दोस्त देखिए ये हमारा हो गया 4 नंबर, ये हमारा हो गया 5 नंबर और टोटल हमारा हो गया दोस्तों 6 नंबर, यानी कि इस आकृति में हमारे पास आ गए 6। उसके बाद दोस्तों देखिए हम इसमें काउंट करते हैं, इसमें भी दोस्तों 6 आयत होने चाहिए, लेकिन दोस्तों बीच वाला आयत डबल बार काउंट हो रहा है तो हम इसको लेंगे नहीं। तो यानी कि इस आकृति में हमारे पास आयत आगे दोस्तों 5 आगे। और दोस्तों हम देखेंगे और कितना आयत शेष बच गए। ये हमारे पास दोस्तों बच गया 1 और ये हमारे पास नीचे वाला हो गया 2, और सबसे बड़ा दोस्तों सबसे बड़ा वाला ये हमारे पास हो गया 3, तो हम इसमें 3 जोड़ लेंगे। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा दोस्तों 6 + 5 + 3, 5 और 3 8 और 8 और 6 हमारा हो गया 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस आकृति में कुल 14 आयत है। मेरे प्यार दोस्तों आज का हमारा पेपर यही पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।